नमस्कार। यू आर वेलकम टू योर क्लास। रिवीजन का दौर चल रहा है और रिवीजन में भी हम एज वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। उस एज वाइज क्वेश्चंस में रेनेसांस आपने कर लिया, न्यू क्लासिकल आपने कर लिया है 18th सेंचुरी तक, क्लासिसिज्म पहले ही करा दिया था। आज हम बात करेंगे रोमांटिक लिटरेचर की, जो कि अपने आप में सबसे छोटा पीरियड है। कब से कब तक का पीरियड है रोमांटिक पीरियड? 1798 से शुरू होता है और 1832 तक चलता है। 1798 से लेकर के 1832 तक के पीरियड को रोमांटिक पीरियड कहा जाता है। रोमांटिक एज, और इसी को कजामिया ने एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा है। एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी इसी को कहा है। ये वो साल है जब वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का कंबाइंड वॉल्यूम लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड हुआ था 1798 में, और वहीं से रोमांटिसिज्म की शुरुआत मानी जाती है। 1832 वो ईयर है जब इंग्लैंड में रिफॉर्म बिल पास हुआ था, राइट। तो पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट से लेकर के रिफॉर्म बिल के पासेज तक का जो टाइम है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसको हम रोमांटिक एज में रखते हैं, उसको रोमांटिसिज्म कहा जाता है। क्लियर? उसी रोमांटिसिज्म के एंड होने की एक और बात वहां पर और भी है, और वो ये है कि एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे जिनका नाम था सर वाल्टर स्कॉट, जो भी एक रोमांटिक राइटर है। रोमांटिक राइटर सर वाल्टर स्कॉट की डेथ भी 1832 में हुई थी। वाल्टर स्कॉट को फादर ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल कहा जाता है वाल्टर स्कॉट को। ही डिमाइज्ड इन 1832। तो ये लिटरेचर के हिसाब से 1832 में वाल्टर स्कॉट की डेथ के साथ रोमांटिक पीरियड खत्म हो जाता है और विक्टोरियन पीरियड शुरू होता है। वर्ड्सवर्थ की बात करें तो वर्ड्सवर्थ डाइड इन 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें, अगर इस एज की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो लिरिकल बैलेट एक बहुत फेनोमेनल वर्क था रोमांटिक पीरियड का, और आफ्टर 2 years ऑफ द लिरिकल बैलेट्स प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ, जिसको मैनिफेस्टो भी कहा जा सकता है रोमांटिसिज्म का। और उसमें वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री की अपनी पूरी थियोरी propound की थी। जो वर्ड्सवर्थ की थियोरी है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इसी एज में जो है रोमांटिक एज में शेक्सपियर पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी होता है। हैजलिट, चार्ल्स लैम्ब, सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये उस पर भी जो है क्रिटिसिज्म पर फोकस करने वाले लोग थे। इसी में एस्थेटिसिज्म की शुरुआत होती है, और वो भी स्पेशली जॉन कीट्स से, जो ब्यूटी की बात करते हैं, ब्यूटी इज द थिंग जॉय फॉर एवर, या ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, इसकी बात इसी रोमांटिसिज्म में होती है। रोमांटिसिज्म में पोएट्स के 2 ग्रुप्स हो जाते हैं। एक को यंगर जनरेशन कहा जाता है, जिसमें लॉर्ड बायरन, पीबी शैली और कीट्स को रखा जाता है, और जो ओल्डर जनरेशन है जिनको लेग पोएट्स कहा जाता है, उसमें बेसिकली वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज और रॉबर्ट सदे हैं। वर्ड्सवर्थ 1843 में पोएट लॉरिएट बना दिए गए थे, और वर्ड्सवर्थ से पहले जो पोएट लॉरिएट था वो वर्ड्सवर्थ का ही फ्रेंड था जिसका नाम था रॉबर्ट सदे। 1813 में रॉबर्ट सदे बिकेम द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। Until his death in 1843, he remained the poet laureate. Clear? और 1843 में इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने पोएट लॉरिएट से एक्सेप्ट कर ली थी, और फिर इस पर ब्राउनिंग ने एक पोएम भी लिखी थी जिसका नाम था लॉस्ट लीडर। और वो लॉस्ट लीडर जो था, वो लॉस्ट लीडर कोई और नहीं बल्कि विलियम वर्ड्सवर्थ को ही कहा गया था। रोमांटिसिज्म को रिटर्न टू नेचर भी कहा जाता है।
रिटर्न टू नेचर का मतलब यह है कि पहले लोग नेचर के आसपास थे और वो एलिजाबेथन पोएट्स थे, वो रेनेसांस के पोएट्स थे। बीच की जो 18th सेंचुरी आती है, इट वाज टोटली अर्बन पोएट्री, अर्बन लिटरेचर होता है, और अर्बन लिटरेचर में काफी हाउस कल्चर जैसी चीजें जो है वो डेवलप होती हैं, राइट। सटायर्स डेवलप होते हैं। रोमांटिक एज उसके अगेंस्ट में खड़ा होता है। द पोएटिक डिक्शन दैट वाज अडॉप्टेड बाय द 18th सेंचुरी राइटर्स was totally negated by the 19th century poets। और यहाँ पर जो पोइटिक डिक्शन क्रिएट होता है, वर्ड्सवर्थ उसको कहते हैं कि पोएट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। और यहाँ पर एक और चीज होती है कि वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि पोएट शुड बी ए टीचर और नथिंग एट ऑल। पोएट को जो टीचर होना चाहिए, और मतलब पोएट्री शुड बी इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्शन की बात होती है। द बेसिक पर्पज ऑफ पोएट्री इज टू इंस्ट्रक्ट, नॉट टू ओनली एंटरटेन। ये रोमांटिक एज की चीजें होती हैं। रोमांटिक एज, और दूसरा जो पॉइंट है, इट आल्सो बिलीव्स इन द ब्यूटी ऑफ इमेजिनेशन। कॉलरिज जैसे लोग जो लिटरेरिया बायोग्राफिया की बात करते हैं, लिटरेरिया बायोग्राफिया लिखते हैं, लिटरेरी बायोग्राफी लिखते हैं, और उसमें वो अपनी थ्योरी, फैंसी एंड इमेजिनेशन को प्रपाउंड करते हैं। शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म के साथ जर्मन आइडियलिज्म को भी वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और वैसे जर्मनी का एक बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट होता है रोमांटिक लिटरेचर पर। क्लियर? चलिए, और क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर ही शुरू हो चुके हैं, और वहीं से हम एक एक क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। डाउट्स आपके अगर इस टाइप वाले हैं कि कितनी क्लासेस निकल गई हैं या कितने मिनट्स पहले क्लास शुरू हुई है, तो इन सब का मैं कोई जवाब दूंगा नहीं, और मैं जवाब देने की स्थिति में भी नहीं हूं। आइए अपने क्वेश्चंस पर, और वहीं से हम प्रोसीड कर रहे हैं चीजों को। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। ये कहाँ की लाइन है ये तो नहीं पूछा है, बट ये जरूर पूछा है कि ये किसकी लाइन है, कहाँ से आई है। The world is too much with us, तो वर्ल्ड इज टू मच विद अस क्या है, इसका जवाब देना शुरू करिए। जी प्रियंका जी को गुड इवनिंग, पूजा, नंदिनी, सबको गुड इवनिंग। जी निधि, मैं बिल्कुल ठीक हूं, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? The world is too much with us. The world is too much with us is a sonnet by English romantic poet William Wordsworth. Right? The world is too much with us is a sonnet by William Wordsworth. और इस sonnet में William Wordsworth criticizes the materialistic world. Right? जो सांसारिकता है, सांसारिक दुनिया है, वर्ड्सवर्थ उसी को क्रिटिसाइज कहते हैं, करते हैं। थैंक यू कोमल जी, स्वाति जी को भी, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, और भगवान करे कि इसी बार आप सब लोग टीचर बन जाएं और हमें बड़े बड़े गिफ्ट भेजें, है ना। अगर बड़े बड़े गिफ्ट भेजेंगे तभी आप लोग बड़े बड़े टीचर बनेंगे। The world is too much with us is a sonnet by English poet romantic William Wordsworth. In it, Wordsworth criticizes the world of the first industrial revolution for being absorbed in materialism and wealth gaining. जो दूसरा क्वेश्चन है, लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मेन शुड बी द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, ये किसकी लाइन है?
थैंक यू गीता, इट्स योर रिफ्रेशिंग आईज। जी जरूर कोमल शर्मा जी, आपका स्वागत रहेगा और हमेशा आपका इंतजार रहेगा, जरूर आइएगा। द लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन शुड बी द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। हु रोट दिस लाइन या हु गेव दिस कंसेप्ट कि लैंग्वेज ऑफ, देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री एंड द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। कॉमन मैन के लैंग्वेज और पोएट्री के लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये किसका आइडिया था? तो दिस आइडिया वाज गिवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज थियरी ऑफ पोएट्री दैट वाज रिटन इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। क्लियर जी चंचल जी, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आप लोग जवाब दे रहे हैं। तैयारी आपकी पूरी हो गई है, बट एग्जामिनेशन तक ऐसे ही टेम्पो बनाए रहिए, ऐसे ही चीजें करते रहिए। मेरे पास बहुत सारी चीजें अब बची नहीं है। रोमांटिक एज आज हो गया, फिर हो जाएगा विक्टोरियन पीरियड, और विक्टोरियन के बाद फिर मॉडर्न और वर्ल्ड लिटरेचर। बस हमारा काम रिवीजन और क्वेश्चंस का भी खत्म ही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, हु डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। रोमांटिक पोएट्स जो यंगर जनरेशन में थे, लॉर्ड बायरन, शैली और कीट्स, ऑल द 3 यंगर जनरेशन रोमांटिक पोएट्स डाइड एट द वेरी यंग एज। सबकी डेथ बहुत कम एज पर हो गई थी। खास करके सबसे कम एज में डेथ होने वालों में पहले तो कीट्स थे, फिर शैली और फिर बायरन। राइट, कीट्स वाज born in 1791 and Keats was born in 1795 and died in 1821. Keats Shelley was born in 1792 and he died in 1822 at the age of 30. राइट, तो इतने कम इमेच्योर एज पर डेथ हो गई थी ऑल द 3 जो माइनर या कह लीजिए यंगर जनरेशन है रोमांटिक पोएट्स के। और इसमें ट्यूबरक्लोसिस से डेथ किसकी हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, हु डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका जवाब गलत सही सारा आप दे ही रहे हो, और इसका जवाब है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की डेथ ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी, और ट्यूबरक्लोसिस जॉन कीट्स की एक कह लीजिए कि जेनेटिक प्रॉब्लम थी, खानदानी समस्या हुआ करती थी, और उसी से उनकी डेथ हो गई थी। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। देखिए एक ऑप्शन में ए ऑप्शन ऊपर हो गया है, बाकी नीचे है। कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री। कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री अ फ्रेज क्वाइंड ऑन एनालॉजी विद दो। एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन, तुलना। कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री किसकी तुलना में खड़ा किया गया था? देखिए और आंसर बताइए। जी राधा जी को भी गुड इवनिंग। जी चंचल गौतम बिल्कुल सही है। द कॉकनी स्कूल refers to a group of poets and the essayists writing in England in the second and third decade of 19th century. The term came in form of hostile reviews in Blackwood's magazine in 1817. ये भी चीजें आप नोट कर सकते हैं। राइट, एक मैगजीन आती थी, नाम था उसका ब्लैकवुड्स मैगजीन। ब्लैकवुड्स मैगजीन, और इसी ब्लैकवुड्स मैगजीन में कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्स, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री का डिस्क्रिप्शन सबसे पहली बार आया था। स्पेशल जो टारगेट थे इनके वो थे ले हंट। ले हंट
स्पेशल टारगेट थे कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री के, बट ये ले हंट तक ही नहीं सीमित था। इसमें बाद में जॉन कीट्स और हैजलिट को भी इंक्लूड कर दिया गया था। इट्स प्राइमरी टारगेट वाज ले हंट, बट जॉन कीट्स एंड हैजलिट वाज आल्सो इंक्लूडेड, उनको भी इंक्लूड कर लिया गया था और उन पर भी सटायर, उनको भी क्रिटिसाइज किया गया था। राइट, ओनली कीट्स कुड प्रॉपरली बी रिगार्डेड as a cockney. Hazlitt was not even born in London. John Scott died after a duel over the controversy. Right, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई थी इस कॉकनी स्कूल पर। Each of the writers जो थे was derided for a slightly different quality. Keats, for example, was accused of low diction for rhyming thorns, fawns, राइट, इसलिए इनको इसी पर कॉकनी कह करके इनको टीज किया गया था। कॉकनी जॉन विल्सन क्रोकर थे। जॉन विल्सन क्रोकर परपिचुएटेड द टर्म कॉकनी स्कूल बियॉन्ड द पेजेस ऑफ ब्लैकवुड इन 1818 when he attacked John Keats's Endymion in Quarterly Review, and on the death of John Keats at the very young age, P.B. Shelley ने यह भी कहा था कि Keats died because of the severe criticism of him. Right, उनका क्रिटिसिज्म जो हुआ था इसलिए। और Keats को स्पेशली, Keats कॉकनी वैसे होता क्या है, यह भी एक बड़ा क्वेश्चन है। आप तो नहीं पूछे हो, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूं कि कॉकनी है क्या। कॉकनी इज अ सर्टेन टाइप ऑफ लंडनो। राइट, किसी लंदन के आदमी को ही कॉकनी कहा जाता है। और ले हंट कि जैसे बताया अभी, हैजलिट तो लंदन में पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन उनको भी कंट्रोवर्सी में खींच लिया गया था। क्लियर है, उनको उसी कंट्रोवर्सी में ड्रैग कर लिया गया था, ले हंट को भी और हैजलिट को भी। और स्पेशली कीट्स वाज द ओनली मेंबर जिनको एक्सक्लूसिवली कहा जा सकता था कॉकनी। कॉकनी एक डायलेक्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है। एंड कीट्स वाज वेरी शॉर्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, इट वाज सेड, और इसलिए उनको कहा गया कि ही यूजेस कॉकनी वर्ड्स। राइट, कॉकनी वर्ड्स मीन्स होता है हार्श वर्ड्स, और इसलिए उनको कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री आज जो है पोएट कहा जाता है। क्लियर। और यहां पर यह पूछा है कि कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री किसके एनालॉजी में डेवलप किया गया था, तो जो ओल्डर जनरेशन थे उनको लेक पोएट्स कहा जाता था। लेक पोएट्स में कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ एंड रॉबर्ट सदे, these three were the prominent poets of the lake poets, lake being the name of the district where they were residing. right, वो एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था जहां पर वो रह रहे थे। ऑल राइट, और एक और नाम उसमें इंक्लूड किया जाता है, एंड दैट नेम वाज ऑफ रॉबर्ट सदे। राइट, रॉबर्ट सदे का भी नाम उसमें से एक है। क्लियर, सॉरी, वाल्टर स्कॉट भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। बहुत ज्यादा डीप स्टडी करनी होगी क्या? जी नहीं चंचल जी, बिल्कुल डीप स्टडी नहीं करना है। मैं तो कह रहा हूं कि स्टडी ही नहीं करना है। ये जो चीजें आपको मैं करा रहा हूं, अब उनको ध्यान से सुनिए और इन्हीं वीडियोस को 2-3 बार देखिएगा, सुनिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में यहीं से मिल जाएंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ये आपकी फाइनल क्लासेस हैं, और फाइनल क्लासेस में जो है हम लोग इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेकर के आते हैं। So be ready and you should learn, you should memorize each question by heart, right? And they will definitely help you in your examination. जी, font size increase हो सकता है क्वेश्चन का। font size तो आई थिंक नहीं हो सकता इंक्रीज। आप अपनी मोबाइल को जो है थोड़ा सा स्ट्रेट से जो है ऐसे घुमा दीजिए तो बहुत सारी चीजें और बड़ी बड़ी दिखने लगेंगी। चेक करके एक बार देख ही लेता हूं, शायद बढ़ ही जाए।
चलिए थोड़ा सा बढ़ गया है। थैंक यू देवयानी जी, थैंक यू वेरी मच। देवयानी जी ने लिखा है थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर, यू आर द बेस्ट, थैंक्स। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पर। लाबेला जैमसन्स मर्सी इज अ बैलेड बाय, ये है फिफ्थ क्वेश्चन। अरीना जी नहीं है क्लासेस, मैं क्या कर सकता हूं? मैंने आपको बोला था कि क्लास ना अटेंड करिए, क्या जब लाइव थी तो आपने अटेंड नहीं किया? हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, टेक्निकल टीम लगी होगी, एक आध दिन में अपलोड कर देगी। आप लोग तो बिल्कुल, आपको लाइव भी चाहिए और रिकॉर्डेड भी चाहिए, अजीब ही हाल है यार। एक बात पर स्टिक कर लो, जब मैं कहता हूं कि आपको वीडियो क्लासेस अवेलेबल करा दूं तब आपको लाइव क्लासेस चाहिए होती हैं, और जब लाइव क्लासेस होती है तो आपके पास टाइम नहीं होता है, और फिर आप हल्ला मचाते हो कि जो अपलोड नहीं। आप परसों से ही लगातार ग्रुप पर मैं देख रहा हूँ मैसेज पे मैसेज लिखते जा रहे हो, अपलोड नहीं हुई, अपलोड नहीं हुई है। अरे जब लाइव थी आप तब कहाँ गए थे? अगर ये सोचिए ऑफलाइन क्लास होती तो आप क्या करते? अगर ऑफलाइन क्लास होती तो आप यहाँ से 5 गुना ज्यादा फीस भी पे कर रहे होते, और डेली में आप जो है रह भी रहे होते, और उसके साथ रोज अप डाउन भी कर रहे होते, और क्लास अटेंड करने के लिए जितनी चीजें आपको दे दी जा रही है आपको उतनी क्राइसिस रहती है। अगर आपके डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है तो आप ये कहते हो कि यूट्यूब पे क्यों नहीं हो रहा है, यूट्यूब पर हो रहा है तो फिर पैनल पर क्यों नहीं हो रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस हो रही हैं तो लाइव क्यों नहीं हो रही हैं, अब लाइव हो रही है तो रिकॉर्डेड क्यों नहीं हो रही है, थ्योरी पढ़ाया जा रहा है तो प्रैक्टिस क्यों नहीं कराया जा रहा है, प्रैक्टिस कराया जा रहा है तो थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है, दोनों कराया जा रहा है तो फिर कुछ तीसरे टाइप की प्रॉब्लम हो जाएगी कि सर आवाज अब नहीं आ रही है, अब सर हमारे यहाँ नेटवर्क कट गया था, सर हमारे यहाँ बारिश हो रही थी। अरे सारी आपकी समस्याएं हैं, हमारी समस्या कुछ नहीं हो सकती क्या? टेक्निकल चीजें हैं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम। कल संडे था, पूरी ऑफिस ही क्लोज थी, आज मंडे है, सुबह से आपके मैसेजेस आ रहे हैं, देखिए अपलोड हो जाएगी, हो सकता है थोड़ी देर में। अगर आप ऐसे ही काम करोगे तो कैसे चलेगा भाई? मुझे बार बार देखने से कॉन्फिडेंस आता है, अरे वाह तो मेरी फोटो लगा दीजिए अपने उस पे, और रोज देखा करिए, मेरी डीपी रोज चेक किया करिए, ठीक है? वीडियोस खूब सारी देखिए, बहुत सारी अवेलेबल है। हाँ जी, ये बाद वाले स्टूडेंट हैं जिनको हर चीज बाद में चाहिए होती है, टाइम पर कुछ नहीं चाहिए होती है। विजय लक्ष्मी जी थैंक यू, कि आज सच कोई जरूरत नहीं है, मैं तो हूं ही यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई यू हैव ज्वाइंड मी, बट यू विल हैव टू कोऑपरेट यार। ये सब टेक्निकल चीजें, ऑफलाइन क्लासेस नहीं है ये, टेक्निकल चीजें में बहुत इशू आता है। वी आर स्टिल इन इंडिया, वी आर नॉट अमेरिकन, एंड इतना फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, दो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टीम एंड दे आर वर्किंग बाय बर्निंग मिडलाइट लैम्प, इतना काम वो लोग करते हैं। फिर भी आप तो एक क्लास के लिए हो ना, यहाँ तो सैकड़ों क्लासेस रोज चलती हैं, तो हो सकता है कुछ इशू हो। मैसेज आपका एक बार आ गया है, मैसेज वहां तक भी आपने पहुंचा ही दिया है, आप तो तुरंत फोन मिलाते हो, और ये देखिए कितनी आप एसेंशियली आपको पूरी टीम अध्ययन मंत्रा की रिप्लाई भी करती है, हाँ, और फिर उस पर काम होता है, फिर आपको रिस्पॉन्ड भी किया जाता है काम होने के बाद। थोड़ा तो पेशेंस लेके रखो ना। थैंक यू नंदिनी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पर आइए। लाबेला जैमसन्स मर्सी इज अ बैलेड बाय, तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन इज कि the form of the poem Lavala Jemson's Mercy is a ballad. What is a ballad? Ballad is a tale in verse form, right? Poetic form में, verse form में tale होती है, उसी को कहा जाता है कि ये क्या है, ये ballad है, narrative tale होती है। और La Bella Jemson's Mercy, टाइटल का मतलब समझिए, लॉ का मतलब होता है द, बेली BELLE, बेली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, और डेम DAME, डेम का मतलब होता है लेडी, गर्ल, सेंस SANS, सेंस मीन्स होता है विदाउट, और मर्सी, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, ये बैलेड है जॉन कीट्स का। क्लियर? इट इज द बैलेड बाय जॉन कीट्स बेस्ड ऑन मेडिवल रोमांस। और आप ये भी एक बात जानिए कि रोमांटिसिज्म वाज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम मेडिवलिज्म, राइट? जैसे कि न्यू क्लासिसिज्म जो है वो क्लासिसिज्म से इंस्पायर्ड है,
In the same way, Romanticism was inspired by the medieval period. Medieval romance की बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, medieval tales की बहुत सारी tales यहाँ पर है, जैसे कि हाइपीरियन है, या एक तो कीट्स की टेल पर आओगे, सेंट एग्नेस की जो टेल है, या एक जो लामिया है, ये सब मेडिवल रोमांस पर बेस्ड थी। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6। वैसे रोमांटिक एज में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट फिर भी इतने हैं जिससे आपको पेपर में मदद मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6। Which among the following is a wonderful song of grief over the death of the poet Keats? देखिए, song of grief. अब what is song of grief? In literature, song of grief is called elegy. Elegy को song of grief कहा जाता है, और song of grief जॉन कीट्स की डेथ पर कौन सा था, किसने लिखा था? बताइए, ऑप्शंस हैं एडेनाइस, हेलेस, क्वीन मैब एंड कुबला खान। Which of the following is a wonderful song of grief over the death of poet Keats? कीट्स की डेथ पर एलिजी लिखा था किसने? कीट्स की डेथ पर एलिजी लिखा था पर्सी बेशी शैली ने, और उसका नाम था एडेनाइस। राइट, उसका नाम था एडेनाइस। हेलेस और क्वीन मैब, ये दोनों वर्क्स भी पीबी शैली के हैं, और कुबला खान इज अ पोएम बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। राइट, सैमुअल टेलर कॉलरिज पर पोएम है, की पोएम है कुबला खान। एडेनाइस कीट्स पर एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ कीट्स बाय हिज फ्रेंड पर्सी बेशी शैली। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 7। which is the story written by Keats of a young shepherd loved by moon goddess? Which is the story written by Keats of a young shepherd beloved by moon goddess? Options हैं Endymion, Isabella, the Eve of St. Agnes and Fairy Queen. बताइए जवाब। Which is the story written by Keats of a young shepherd beloved by moon goddess? बस, इसका आंसर है ए, एंडीमियन। विजय लक्ष्मी जी का जवाब गलत हो गया है। एंडीमियन इसका जवाब है। इजाबेला द पार्ट ऑफ बासिल, ये भी एक लड़की की स्टोरी है। whose beloved was killed by her own brothers. The Eve of St. Agnes एक ऐसी पोएम है, ऐसी ईव होती है सेंट एग्नेस, जहाँ पर लड़कियां फास्ट रखती हैं, पूजा करती हैं सेंट एग्नेस की, so that they could get their desired love. वो पोएम है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। और द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, इसाबेला एंड एंडीमियन, all the three poems were composed by John Keats. And last option, Fairy Queen, was a poem by Edmund Spenser. क्लियर? वाइस प्रॉब्लम हो गई एक था। चलिए थोड़ी सा जो है बियर करिए। एक्चुअली द पावर सप्लाई हैज डिसरप्टेड and that's why there might be voice problem. As soon as it resumes, voice will be clear. So only watch the question and write your answer. Question number 8. If winter comes, can spring be far behind? If winter comes, can spring be
फार बिहाइंड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और ये कहाँ की लाइन है? जी वॉइस प्रॉब्लम है, आई नो देयर इज वॉइस प्रॉब्लम। जी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स की दिक्कत है। द पावर सप्लाई हैज डिसरप्टेड, as soon as it restores the voice will be automatically good. By then don't stop, keep on answering the question. If winter comes can spring be far behind? किस पोयम की लाइन था? Ode to the west wind, to a skylark, the cloud और लगभग लोगों का सही जवाब है, ये है Ode to the West Wind. Ode to the West Wind is an ode containing 5 cantos having 17 lines each, और having 14 lines each, और उस 14 लाइन्स में तर्ज राइमा के 4 स्टैंजास होते हैं, और लास्ट में एक कपलेट होता है 2 लाइन का। तो टोटल 14 लाइन्स होती हैं, एंड इन दिस वे देयर आर 5 कैंटोस, so the total number of lines in Ode to the West Wind is 70. 70 lines है total Ode to the West Wind में। विजय लक्ष्मी जी, मैं दिल्ली आ जाऊं तो मेरी नौकरी कौन करेगा? यहाँ भी कॉलेज खुल गई हैं और क्लासेस भी रिज्यूम हो गई हैं, स्टूडेंट्स भी टर्न अप होना शुरू हो गए हैं, इसलिए दिल्ली आना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। अदरवाइज ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो फिर मैं सैटरडे संडे दिल्ली आपको मिलता रहूँगा, राइट। ऑनलाइन में अभी ये है कि वहाँ भी आकर करना ही चाहे, ये 2 घंटे पढ़ाना है और इतने के लिए इतना दूर बुला लोगे। अभी लाइट आ जाएगी 2-4 मिनट भाई, इसमें मजा नहीं आ रहा है क्या पढ़ने में? मुझे लग रहा है कि स्मार्ट बोर्ड की कमी तो इससे पूरी ही हो गई है ना। कुछ चीजें हमको लिखनी पड़ती है, कुछ वहाँ भी लिखनी पड़ती है। तो स्मार्ट बोर्ड पर भी क्वेश्चन जो वहाँ पर भी कुछ इशू नहीं चलता, यहाँ पर भी यही सब चल रहा, कोई इशू नहीं है। फिर बात वही है, इफ विंटर कम्स कैन बी फार बिहाइंड, इफ कोरोना कम्स, आगे जोड़ लीजिए इसी के आगे, तो क्या बनेगा? इट विल डेफिनेटली गो। आ गई, इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन रिस्टोर्ड, so the device is now perfect. Next question, which of the following books होना चाहिए, बुक लिखा है, which of the following books influenced Shelley most? Vijay Lakshmi ji, definitely I will meet you as soon as you get selection. Clear? Otherwise जहां आप कहो वहीं आ जाएं, वहीं मिल लेते हैं। Which of the following books influenced Shelley most? जी संध्या, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर कोविड नहीं आता तो हम लोग भी ना मिल रहे होते ना, सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते और उन्हीं के और हमारे कॉन्टैक्ट्स रह जाते। वाह निधि जी, आप हमारे घर के बगल ही रहती हैं क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इन्फ्लुएंस्ड शैली मोस्ट? बताइए। पॉलिटिकल जस्टिस, द एसे ऑन मैन, एंड अपॉलजी फॉर पोएट्री एंड फेरी क्वीन। इन सब के नेम्स भी आपको जानने चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस किसकी बुक है? हाँ, पॉलिटिकल जस्टिस पीबी शैली के फादर इन लॉ गॉडविन की बुक है। विलियम गॉडविन वॉज अ पॉलिटिकल एंड रैडिकल फिलोसोफर, और उन्हीं की बुक थी पॉलिटिकल जस्टिस। एंड शैली की मोस्ट कह लीजिए फेवरेट बुक्स में से पॉलिटिकल जस्टिस भी एक बुक थी, और बहुत हद तक शैली उससे प्रभावित भी थे। वो रैडिकल फिलोसोफर थे, और पीबी शैली वॉज अ रिवोल्यूशनरी पोएट, राइट। पीबी शैली रिवोल्यूशनरी पोएट थे, पॉलिटिकल जस्टिस से प्रभावित होकर के।
जी ज्योति साहू जी, आपका जवाब गलत है, गीता जी का भी गलत हो गया, चंचल का भी। एन अपॉलजी फॉर पोएट्री, ये तो पीबी शाली का ही एक वर्क है जिसका नाम था द डिफेंस ऑफ पोएट्री, और एन अपॉलजी फॉर पोएट्री भी सेम नेम है, और ये फिलिप सिडनी का एक वर्क था, इसके बारे में भी हमने आपको डिटेल में बताया था। और द फेरी क्वीन एडमंड डिस्पेंसर का वर्क था, और इसमें इंस्पिरेशन देने वाला जो वर्क है, शाली वाज मोस्ट इंस्पायर्ड बाय विलियम गॉडविन बुक्स पॉलिटिकल जस्टिस। एसे ऑन मैन अलेक्जेंडर पोप का पोएट्री है, पोएटिक फॉर्म में एसे है, एसे ऑन मैन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। I fall upon the thorns of life, I bleed, ये लाइन कहां से है? I fall upon the thorns of life, I bleed. I fall upon the thorns of life, I bleed. ऑप्शंस हैं ओड टू द वेस्ट विंड, हीम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, अडेनाइस एंड टिंटनेवी। बताइए फटाफट। कोई बात नहीं, कविता रॉन्ग होता रहता है, राइट होता रहता है, करेक्ट होता रहता है, इनकरेक्ट होता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। I fall upon the thorns of life, I bleed. ये पीबी शाली का लेमेंटेशन है ओड टू द वेस्ट विंड में, जहां पर वो कहते हैं, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, I fall upon the thorns of life, I bleed। ये ओड टू द वेस्ट विंड के 4th कैंटोस की लाइन है, और ये शैली का फ्रस्ट्रेशन है ओवर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। राइट, ये रोमांटिसिज्म का एस्केपिज्म है। He wants to leave the world because there are a lot of problems. There are a number of issues that Shelley is unable to tackle, और इसलिए ही वॉन्ट्स टू escape। और कहां जाना चाहते हैं? लिफ्ट मी एज अ वेव, अ क्लाउड, ऊपर जाना चाहते हैं, वहां नहीं रहना चाहते जहां रियल प्रॉब्लम है। ही वांट, इसीलिए इनको escapist कहा जाता है, और ये वही की लाइन है ओड टू द वेस्ट विंड की। A heavy weight of ours had chained and bowed once too like thee, tameless and swift and proud। पहले कहते हैं कि मैं भी वेस्ट विंड की तरह हुआ करता था, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड, अनरिस्ट्रेन्ड, बट अब क्या हो गया है? नाउ आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के कांटों पर पड़ा हुआ हूं, और हो क्या रहा है? आई ब्लीड, ब्लीडिंग भी हो रही है, इसलिए वो उड़ जाना चाहते हैं। और उड़कर कहां जाएंगे? वेस्ट विंड के पास, क्लाउड की तरह। जैसे वेस्ट विंड चलती है तो क्लाउड उड़ता रहता है, इन द सेम वे ही वांट्स टू फ्लाई। राइट, चलिए नेक्स्ट कोटेशन। आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, इन विच पोयम डज दिस एक्सप्रेशन ऑकर? आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, हम पैदा ही किस लिए हुए हैं? सोना है और भूल जाना है। जो भी चीजें हैं सो जाइए और भूल जाए। खैर बहुत मिस्टिकल मीनिंग है इसकी, एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके तो इतना ही आएगा कि इन विच पोएम दीज लाइन्स हैपन टू ऑकर। तो इसका जो जवाब है वो है वर्ड्सवर्थ, और वर्ड्सवर्थ की पोएम जिसका नाम है, जिसको इमोर्टैलिटी ओड कहा जाता है, और इमोर्टैलिटी ओड की पूरी टाइटल क्या है? इसी को इंटीमेशन ओड भी कहा जाता है,
और पूरी टाइटल भी इसकी सर्च कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके पेपर में पूरी टाइटल पर भी क्वेश्चन बन जाए कि ये कहां से है। आर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, राइट। चलिए जी रंजना मौर्य जी, इसका जवाब सी नहीं है, इसका जवाब ए है, राइट। इमोर्टैलिटी ओड की लाइन है जी। स्वाति कश्यप, मंजू विश्वकर्मा, कविता गोयल, चंचल सिंह, राइट। प्रियंका सिंह, प्रियंका यादव, रंजना पांडे, सबका जवाब सही है जी। नजमा नदीम खान, क्लियर। अगला क्वेश्चन है 12th नंबर, और 12th नंबर है व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, इस पर क्वेश्चन पूछा है। और आई होप कि द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये जो अभी तक आपने किया है। 1789, 1771, 1798 एंड 1776 फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट पूछ रहा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 का है। 1789 में फॉल ऑफ बास्टील, बास्टील वाज अ प्रिजन हाउस, और उस प्रिजन हाउस को ढहा दिया गया था, डिवस्टेट कर दिया गया था, ऑन द नेम ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम दोज पॉइंट्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट्स। एंड द अर्लियर रोमांटिक पोएट्स जो थे, द रोमांटिक पोएट्स ऑफ अर्ली फेज वर वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एंड इवन वर्ड्सवर्थ वंस रोट दैट इट वाज वेरी हेवन टू बी यंग, राइट। वहां पर होना और यंग होना जो है ये बिल्कुल ब्लेसिंग की बात थी, ब्लेस्ड होने की भी बात की थी। यद्यपि इल्यूजन बहुत कम दिन तक ही रहा, बहुत दिनों तक चला नहीं, बट फिर भी जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन 1889। और फिर इसी पर एक वर्क भी लिखा, एक पोयम भी है वर्ड्सवर्थ की, उसका नाम भी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और एक टेक्स्ट भी, एक वर्क और है इसका, और वो है थॉमस कार्लाइल का, जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फिर इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर जो थॉमस कार्लाइल की थी, इसी पर बेस्ड किया था अपनी नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस ने। क्लियर। इतनी सारी चीजें आपको इधर उधर की बताते रहते हैं, ये आपके पेपर के हिसाब से जरूरी है, इसलिए थोड़ा कंटेक्चुअलाइज करने की कोशिश होती है ताकि आपको रिटेन रह जाए, ताकि आपको भूले नहीं। और आई थिंक कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे जी। लक्ष्मी कहाँ चली गई? Question number 13. From whom did the English romantic poets get the idea of return to nature? Return to nature की आइडिया रोमांटिक पोएट्स को कहां से मिली थी? रूसो, गॉडविन, कॉबर्ट और नन, किसी से नहीं मिली थी। कहां से मिला था? मस्त क्लास है, थैंक यू जी। रीना, नेहा, कोमल शर्मा, शिवांगी, मुकेश कुमार, उपासना, प्रेरणा जी, सबके जवाब फिलहाल तो सही ही नजर आ रहे हैं। गॉडविन इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब है रूसो। क्लियर। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ड्सवर्थ मेड नेचर द ऑफ मैन, टीचर, चाइल्ड, मदर और लवर। वर्ड्सवर्थ मेड नेचर द डैश मैन, और fill in the blanks with the appropriate options. Appropriate option के लिए you have 4 options: mother, lover,
चाइल्ड और टीचर। वर्ड्सवर्थ ने नेचर को क्या बना लिया था? सर आप तो हमें भूल गए, हम कुछ दिन पहले ही आपको याद आए थे। प्रेरणा मैं भूला नहीं हूं, मैं तो लगातार ही क्लासेस ले रहा हूं, आप ही बीच में गायब हो गई थी। जी अंजुम फारूकी, रीना, सब सही है। योर एक्सप्लेनेशन स्टाइल इज सुपर, थैंक यू सौम्या। अब सब लोगों ने 14th क्वेश्चन का आंसर एक भी ऑप्शन छोड़ा नहीं है। कुछ लोगों ने टीचर बताया है, कुछ लोगों ने मदर, अच्छा है कि फादर ऑप्शन में है नहीं, कुछ लोगों ने चाइल्ड और कुछ लोगों ने जो है लवर भी। श्वेता सिंह ने लवर बताया, गीता गिरी ने चाइल्ड, नजमा ने भी चाइल्ड, चंचल ने मदर और रंजना ने बता दिया है कि चाइल्ड है। और अभी थोड़े देर पहले मैं आपको बता रहा था कि वर्ड्सवर्थ के लिए पोएट किसे होना चाहिए? टीचर। टीचर को पोएट होना चाहिए नहीं, पोएट को टीचर भी होना चाहिए। और नेचर जो है वो बेस्ट टीचर है सबके लिए। और इसलिए जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का, वो आंसर है ए, वो आंसर है टीचर। वर्ड्सवर्थ मेड नेचर द टीचर ऑफ मैन। वर्ड्सवर्थ ने नेचर को टीचर बना दिया था। जी रनीश मलिक जी, टी शर्ट नहीं है ये, टीचर बना लिया था वर्ड्सवर्थ ने। किसको? नेचर को। क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं हो तो फिर प्रोसीड करते हैं। Besides the desire for freedom in the substance as well as the technique of poetry, there was among the new writers a revived passion for nature and yearning for the past, something remote and afar, the world of medieval ballads, Celtic chivalry and legend, ancient Greece, the mysterious East, etc. Desire for imaginative freedom, passion for nature, yearning for the past. These three impulses, कौन कौन सी? These three impulses में desire for imaginative freedom, point number 1. Point number 2, passion for nature. Point number 3, yearning for the past. These three impulses had been stirring through the 18th century and preparing the way for the romantic revolutions almost from the time of Alexander Pope himself. Right? तो शुरू से ही नेचर को माइंड में लेकर के चल रहे थे। और कब से? ट्रांजिशनल पोइट एक था जेम्स थॉमसन, तब से लेकर के और अब तक। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। One impulse from the vernal wood may teach you more of man, of moral evil and good than all the sages can. These lines are written by, ये लाइंस किसने लिखा है? शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स और ग्रे। ये ऑप्शंस यहां पर दिए हैं। One impulse from the vernal wood may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can. ये लाइन कहाँ से है? ये लाइन है वर्ड्सवर्थ की पोयम टेबल्स टर्न से। टेबल टर्न के बारे में आप सबने सुन रखा है, और जी बिल्कुल सही जवाब भी दिया है नीलम रानी ने और नजमा ने भी।
अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 16। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, कहां की लाइन है? वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, कहां से लाइन ली गई है? ऑप्शंस हैं द राइम ऑफ द, अच्छा एक छूट गया, ओ सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16, which bird was killed in the rime of the ancient mariner? Which bird was killed in the rime of the ancient mariner? राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर में कौन सी बर्ड को किल किया गया था? ऑप्शंस हैं एल्बाट्रॉस, पैरेट, स्पैरो और ईगल। जी सुरुचि उपाध्याय जी, मिल गया, रह गया था लेकिन पकड़ गया आप। विच बर्ड वाज किल्ड इन द राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर? राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर किसकी पोएम है? जी विजय लक्ष्मी, बिल्कुल सही उत्तर है। राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर लिरिकल बैलेड्स की पहली पोएम थी। लिरिकल बैलेड्स consists of 23 poems, and out of 23, 4 were composed by Samuel Taylor Coleridge and 19 were composed by William Wordsworth. 19 by William Wordsworth and 4 by Coleridge. Total 23 poems थी। And the lyrical ballads starts with the opening poem of lyrical ballads जो थी, it was the rime of the ancient mariner. And the concluding poem, मतलब the 23rd poem of the lyrical ballads was Tintern Abbey, right? Tintern Abbey last poem थी और 23rd poem जो first poem थी वो थी Rime of the Ancient Mariner। और Rime of the Ancient Mariner में the bird that was killed by the mariner वो थी albatross। And question number 17 जो है water water everywhere nor any drop to drink, ये लाइन भी लिया गया था राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर से ही, राइट? राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर से इस लाइन को भी लिया गया है। आई एम आल्सो आंसरिंग बट यू डोंट रिप्लाई, सो दीप्ति आई रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट? इट इज पॉसिबल दैट आई माइट नॉट हैव वॉच्ड योर नेम ऑन द स्क्रीन, as you know that almost 400 students have joined the class, तो नाम मैसेजेस फटाफट आते हैं, ऊपर चलते रहते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर होती है कि वो दिखाई नहीं देता है, ऊपर चला जाता है नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। अच्छा 17 हो गया है, 18 पे। How many acts are there in the lyrical drama Prometheus Unbound? How many acts are there in Shelley's lyrical drama Prometheus Unbound? One point is very much clear from here कि Prometheus Unbound is a lyrical drama, or in Prometheus Unbound by P.B. Shelley there are 4 acts, right? lyrical drama है, इसी को closet drama भी कहा जाता है,
एंड देयर आर 4 एक्ट्स। एक्ट्स भी कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पर 4 एक्ट्स हैं, 4 एक्ट्स हैं लिरिकल बैलेड सॉरी इसके लिरिकल ड्रामा में, जिसका नाम है प्रोमीथियस अनबाउंड। और प्रोमीथियस बाउंड भी एक प्ले का नाम था। एंड प्रोमीथियस बाउंड जो था वो प्ले था किसका? प्रोमीथियस बाउंड वाज द प्ले बाय एस्किलस। और एस्किलस के बाद प्रोमीथियस अनबाउंड वाज रिटन बाय पीबी शैली, राइट। और पीबी शैली की वाइफ थी मैरी शैली, और मैरी शैली का एक नॉवेल था, उसका नाम था फ्रैंकेस्टीन। एंड द सब टाइटल ऑफ फ्रैंकेस्टीन जो थी उसका भी नाम था मॉर्जिन प्रोमीथियस। मतलब प्रोमीथियस वाज अ ग्रीक कैरेक्टर, और प्रोमीथियस ग्रीक मिथ में प्रोमीथियस इट सपोजडली brought fire from heaven to earth, and that's why he was punished by the god of gods Zeus, and he was bound in jail, right। और शैली उसी से आगे की बात करते हैं प्रोमीथियस अनबाउंड की। ऑल राइट जी, संध्या माथुर जी, मीनाक्षी गहलोत, संध्या चोपड़ा, सबका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज लिरिकल ड्रामा द चेंची। सेंसी नहीं पढ़ते इसको, इट इज प्रोनाउंस्ड एज चेंची। तो चेंची में कितने एक्ट्स हैं? अगला क्वेश्चन ये है 4, 5, 3 और नन। नन मींस कोई एक्ट ही नहीं है, या ये भी हो सकता है कि 4, 5 और 3 से ज्यादा हो, और या इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन हो। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज लिरिकल ड्रामा द चेंची। चेंची भी एक लिरिकल ड्रामा हो गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। राइट, पर्सी बेसी शैली का लिरिकल ड्रामा है द चेंची, एंड द चेंची इज इन 5 एक्ट्स, नॉट इन 4 पूजा। योर आंसर इज इनकरेक्ट। शिप्राज आंसर इज आल्सो इनकरेक्ट, रीना सिंह आल्सो राइट। इन चेंची देयर आर 5 एक्ट्स, and the full title of the play the Cenci is the Cenci, a tragedy in 5 acts, right, a tragedy in 5 acts। so the correct answer is B, clear, the correct answer is B, Cenci में 5 acts हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 है, to whom Shali's revolt of Islam is dedicated। शैली का रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो पोएम है वो किसको डेडिकेटेड है? मैरी गॉडविन, विलियम गॉडविन, हैरियट वेस्टब्रूक या जॉन क्लेयरमॉन्ट। जी चंचल गौतम, रैनिश मलिक, टाइम आपका अप हो चुका है, एंड वी हैव कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। which to whom Shali's the revolt of Islam is dedicated। the revolt of Islam is dedicated to whom? the revolt of Islam is dedicated to whom? According to Wikipedia, the poem has a dedication to Mary Shelley, comprising a verse by George Chapman and an original 14-stanza poem. The revolt of Islam is dedicated to Percy Bysshe Shelley's second wife मैरी शैली। पहले वो मैरी गॉडविन थी, और आफ्टर द मैरिज विद पीबी शैली शी बिकेम मैरी शैली। तो यहां पर जो ऑप्शंस हैं उसमें मैरी गॉडविन इज द राइट आंसर, राइट, मैरी गॉडविन उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ शैली हैज द सबटाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। विच वर्क ऑफ शैली हैज द सबटाइटल
The Spirit of Solitude. Which work of Shelley has the subtitle The Spirit of Solitude? The options are Alastor, Queen Mab, The Chinchi and The Sensitive Plant. इसमें कौन सा ऐसा वर्क है जिसकी सब टाइटल थी द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. According to Wikipedia, Alastor, or the spirit of solitude, अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये इसका जवाब है और जवाब है इसका ए अलास्टर. और एक क्वेश्चन इस पर और भी बनता है कि अलास्टर टाइटल किसने दिया था इस पोयम को? और अगर ये पूछा जाए टाइटल किसने दिया था, इसका मतलब हो जाएगा डायरेक्टली कि पीबी शैली ने नहीं दिया था. तो इसका टाइटल किसने दिया था? पीबी शैली के एक फ्रेंड थे, नाम था थॉमस लव पीकॉक. थॉमस लव पीकॉक ने इसका टाइटल दिया था अलास्टो, और जिसका मतलब होता है एविल जीनियस. राइट, क्या मतलब होता है? एविल जीनियस मतलब होता है अलास्टर का. और पीबी शैली की पोएम है अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैली वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हिज या फॉर द पब्लिकेशन ऑफ. शैली को किस पब्लिकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था? राइट, शैली वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ. राइट, किस पब्लिकेशन के लिए एक्सपेल किया गया था शैली को? ऑप्शंस हैं द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, हेलेस, द मास्क ऑफ एनार्की. जी शाबाश. द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म. according to Wikipedia, The necessity of atheism is the right answer. Yes, विजय लक्ष्मी, रीना, रेणु यादव, सबका जवाब सही है. The necessity of atheism was an essay on atheism by the poet Shelley, printed in 1811. While Shelley was a student at University College, Oxford. और सिर्फ शैली को ही नहीं, शैली के एक फ्रेंड भी थे, नाम था उनका थॉमस जेफरसन हॉग. थॉमस जेफरसन हॉग को भी एक्सपेल कर दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसी एसे के लिए, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 in fact, BS the answer A on the necessity of atheism. जी अनुपम शर्मा जी, right. Who called Shelley an ineffectual angel beating in the void his luminous wing in vain? This was even an attack on poet P.B. Shelley by one of the critics, and he was the critics who depreciated Shelley in such words. Shelley has the luminous wings, right? Luminous wings, and he was beating the luminous wings in the wind. He was an ineffectual angel. Though he was an angel, but he was an ineffectual angel in the void, beating in the void his luminous wings in vain. And we have to give the right answer to the question: who was the critic who depreciated P. Shelley in such terms? Options are John Keats, John Ruskin, Charles Lamb, and Matthew Arnold.
and almost students have given the right answer. The right answer to the question is Lackawanna. Right? Next question is, who has written Endymion? We have discussed a similar question. Right? Endymion was a poem in 4 parts written by John Keats, dedicated to एक क्वेश्चन ये आपके लिए, आप इसको सर्च कर दिएगा कि किसको डेडिकेटेड है एंडीमियन, और द पोएम स्टार्ट्स विद अ वेरी फेमस लाइन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। क्लियर? चलिए प्रोसीड करें। फ्रॉम whom do we get the phrase negative capability? Negative capability, the phrase was coined by whom? Keats, Hazlitt, Coleridge, or P.B. Shelley? Who coined the phrase negative capability? बिल्कुल सही उत्तर है कि एंडीमियन वाज डेडिकेटेड टू थॉमस चार्टर्टन। क्लियर? क्वेश्चन है कि निगेटिव कैपेबिलिटी फ्रेज किसने कॉइन किया था, एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द फ्रेज निगेटिव कैपेबिलिटी वाज कॉइन्ड बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स इज नोन फॉर 2 phrases स्पेशली, एक तो है निगेटिव कैपेबिलिटी और दूसरा फ्रेज था उनका इगोटिस्टिकल सबलाइन। इगोटिस्टिकल सबलाइन वाज द फ्रेज he coined to satirize William Wordsworth, and the term negative capability he used to give to Shakespeare. To appreciate Shakespeare, he coined the phrase negative capability, and to criticize excessive subjectivity of Wordsworth, he gave the term egotistical sublime. क्लियर है अंजुम फारूकी जी? जी बिल्कुल। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following is the story of a serpent woman? serpent woman की स्टोरी कौन सी है? लामिया, क्रिस्टाबेल, इजाबेला, पोथापासी? कौन सी स्टोरी है? अगेन वॉइस प्रॉब्लम सर, यू आर नॉट ऑडिबल। गीता, अगेन द लाइट वाज डिसरप्टेड एंड नाउ इट्स क्लियर। शिप्रा देखिए फिर बताइए। आई थिंक लाइट आ गई है, चली गई थी बीच में बट अब आ गई है। सरपेंट वुमन की स्टोरी है लामिया। जी लगभग लोगों ने सही जवाब दिया है। निगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? दीप्ति जी, निगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब तो आपके पेपर में नहीं आएगा। टर्म्स जाने रहिए और आंसर क्लिक करिएगा, फिर निगेटिव कैपेबिलिटी नेट के क्लास में बहुत डिटेल से समझा दूंगा आपको। ये लाइन आपको बता दिया हूं क्वेश्चन नंबर 27 की। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये किसकी लाइन है? कीट्स की है कि शेक्सपियर की है कि पोप की है? द रोमांटिक मूवमेंट began with the publication of Wordsworth.
वर्ड्सवर्थ। रोमांटिक मूवमेंट किस पब्लिकेशन के साथ शुरू हुआ था? द रोमांटिक मूवमेंट बिगैन with the publication of lyrical ballads, Lady of the Lake, Alice in Wonderland, or none. The romantic movement began with the publication of Wordsworth and Coleridge's collective volume under the title Lyrical Ballads. लिरिकल बैलेड से पब्लिश शुरू होता है द रोमांटिक मूवमेंट, और यहां पर जो जवाब है वो है ए। अब इतने भी आसान क्वेश्चन पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, नहीं तो बहुत नुकसान कर बैठोगे। क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 दोनों आंसर आपने कर दिया है। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स पब्लिश्ड? वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड्स कब पब्लिश हुआ था? और इसका जवाब है 1800 में। 1798 में लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ था, और 1798 के बाद 1800 में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स पब्लिश होता है, जिसको रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो कहा जाता है। और अर्लियर इट वाज प्लान्ड कि वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज दोनों मिलकर के लिखेंगे प्रीफेस, बट बाद में सिर्फ वर्ड्सवर्थ ने लिखा, कॉलरिज शूक हिज हैंड, उन्होंने अपने आप को वहां से हटा लिया था। क्वेश्चन नंबर 30, पोएट्री की डेफिनेशन दी है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो of powerful feelings. Who said this? किसने पोएट्री को डिफाइन करते हुए कहा था कि पोएट्री क्या है? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन्स इन इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये किसकी डेफिनेशन है? क्वेश्चन नंबर 30 में आपको जवाब देना है। वर्ड्सवर्थ की, कि शैली की, कि कॉलरिज की, कि नन की? कॉलरिज ने पोएट्री को डिफाइन करते हुए कहा था कि द बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर, राइट? बेस्ट वर्ड्स बेस्ट ऑर्डर्स में होते हैं तब वो पोएट्री होती है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये डेफिनेशन दी थी पर्सी बेशी, सॉरी कॉलरिज ने। वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन थी कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इमोशंस, इट टेक्स इट्स ओरिजिन्स इन इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अगला क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। द लिरिकल बैलेड्स ओपन्स विद, लिरिकल बैलेड्स की शुरुआत किस पोएम से होती है? ऑप्शंस हैं राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर, ओड टू ड्यूटी, इमोर्टैलिटी ओड एंड नन, राइट? आपको बता दिया हूं कि राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर वाज द बिगिनिंग पोएम एंड टिंटन अबी वाज द कंक्लूडिंग पोएम ऑफ लिरिकल बैलेड्स। सो आई थिंक कि ये आंसर अब आपका गलत नहीं होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, हु रोट आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल आवर सैडेस्ट थॉट्स। आवर स्वीटेस्ट थॉट्स आर दोज, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल आवर सैडेस्ट थॉट्स। हमारे वो स्वीटेस्ट सॉन्ग्स जो हैं वही होते हैं जो हमें सैडेस्ट थॉट्स की तरफ ले जाते हैं। ये मुकेश के गाने हैं, राइट। और ऐसा किसने कहा था? जी अंजुम फारूकी, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। ऐसा कहा था पीबी शैली ने अपनी पोयम टू ए स्काईलार्क में, राइट। टू ए स्काईलार्क में ही सेज दैट आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल आवर सैडेस्ट थॉट, right? Our sweetest thoughts songs are those that tell our saddest thoughts. अगला क्वेश्चन है, which work inspired Coleridge कुबला खान। कुबला खान किसकी पोएम है? एक तो ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ये तो आपको क्लियर ही है कि कुबला खान कॉलरिज की पोएम है। और कुबला खान एक इनकम्प्लीट पोएम है। और किस पर पोएम है? कुबलई खान पर। कुबलई खान कौन था? कुबलई खान एक मंगोल एम्परर था, राइट, चाइना का। और उसी पर पोयम लिख रहे थे मिस्टर सैमुअल टेलर कॉलरिज। और while writing the poem he was interrupted by one of his friends और उसके बाद he couldn't complete the poem. The poem remained incomplete because of the disturbance by a person from जो आया था पर्सन, वो डिस्टर्ब कर दिया था। और वो पोएम थी कुबला खान। बट द क्वेश्चन इज कि किसने इंस्पायर्ड किया था? विच वर्क इंस्पायर्ड कॉलरिज पोएम कुबला खान? जी, एक 17th सेंचुरी का ट्रेवलॉग राइटर था और उसने एक वर्क लिखा था, उसका नाम था सैमुअल प्रकाश। और सैमुअल प्रकाश का वर्क था पिलग्रिमेज। एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज वाज रीडिंग द बुक पिलग्रिमेज बिफोर स्लीपिंग, और स्लीपिंग से जब उठे तो ही started the composition but he couldn't complete the poem. It remained a fragment, right? So the answer to the 33rd question is A, Samuel Prakash's pilgrimage. The question is very very important for your examination, right? इसको याद जरूर रखिएगा, इसका नाम और इसका आंसर। क्लियर? चलिए 34th है क्वेश्चन, which of Shelley's poems has a story from Greek mythology? ग्रीक माइथोलॉजी से कौन सी पोयम लिया गया है? इस पर भी अभी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। ऑप्शंस हैं प्रोमीथियस अनबाउंड, अलास्टो, क्वीन मैब एंड जूलियन एंड मैजिलो। बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। जूलियन एंड मैजिलो एक पोएम है इन द डायलॉग फॉर्म, जिसमें जूलियन एंड मैजिलो शैली और बायरन है, और पीबी शैली की एक पोएम है। प्रोमीथियस अनबाउंड के बारे में भी हमने आपको बताया कि प्रोमीथियस कौन था? प्रोमीथियस ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है और ही ब्रॉट फायर फ्रॉम हेवन टू अर्थ, और इसलिए ये इसका जो 34th का आंसर है वो है ए, प्रोमीथियस अनबाउंड हैज अ स्टोरी फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 35। सर वाल्टर स्कॉट collected Scottish ballads and published them along with his own। Scottish ballads को कलेक्ट किया, जबकि वाल्टर स्कॉट was himself Scottish, as it is very much clear from the name of the poet Walter Scott. He collected the Scottish ballads and got them published in a book along with his own ballads, and the name of the book Minstrelsy of the Scottish Barded, Mariam, the Lady of the Isles, and the Lay of Minstrel. 4 options are given. You have to give the right answer.
बताइए आंसर 35th का। minstrelsy minstrelsy of the Scottish border is an anthology of border ballads together with some northeast Scotland and a few modern literary ballads edited by Sir Walter Scott. It was first published in 1802 or 1802 but was expanded in several later editions, reaching its final state in 1830, 2 years before Walter Scott's death. And the answer of the question is A. Minstrelsy of the Scottish border. अगला क्वेश्चन, वीडियो तो आपने सब देखा है तो आपको सारी चीजें यहां से क्लियर ही हैं। When hour of idleness was criticized by the Edinburgh Review, Lord Byron retaliated by writing a satirical piece. What was the title of this satire? Hours of Idleness, लॉर्ड बायरन ने एक पोयम लिखा था हीरोइक कपलेट में, और हीरोइक कपलेट was not the major medium of writing in a romantic period, though it was very much in fashion in 18th century. और आर्ट्स ऑफ आइडल लिखा लॉर्ड बायरन ने हीरोइक कपलेट में, एंड इट वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड बाय एडिनबर्ग रिव्यू, एंड एडिनबर्ग रिव्यू का जो एडिटर था मेनली नाम था उसका फ्रांसिस जेफरी, और ही वाज स्कॉटिश। एंड देन व्हेन इट वाज रिव्यूड satirically, Mr. Lord Byron wrote another satirical piece under the title English Bards and Scotch Reviewers. Bards means poets, English poets and Scotch reviewers. And in English poets and Scotch reviewers, he not only criticized Francis Jeffrey, but he also criticized Wordsworth, Coleridge, Southey, Scott, and appreciated Alexander Pope and John Dryden. राइट, तो ये उल्टा चलने वाले आदमी थे, और इन्होंने वर्ड्सवर्थ और की जो है कॉलरिज को ही यहाँ पर सटराइज किया इंग्लिश बार्ड्स और स्कॉच रिव्यूअर्स में, और ड्राइडन और पोप को जो है अप्रिशिएट किया है अपने इस वर्क में। सो द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 36 इज ए, इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। Shelley's death was caused by, Shelley की डेथ कैसे हुई थी? Everybody knows the answer to this question. How was Shelley? How did Shelley die? जवाब है इसका, ऑप्शन है इसका, सॉरी, ड्राउनिंग, पॉइजनिंग, फाइटिंग, और लास्ट ऑप्शन है नन। खुला है। इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स के बाद शैलीज डेथ वाज काज्ड बाय ड्राउनिंग। क्लियर जी, बिल्कुल सही है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यू कुड से द लास्ट क्वेश्चन जो है वह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम? ऑटोबायोग्राफिकल पोयम कौन सी है इसमें से? अलास्टर, अडोनिस, क्वीन मैब एंड द चिंची। एंड सबका आंसर ए है, तो इसका भी आंसर बी नहीं हो सकता, इसका भी आंसर ए है। दो क्वेश्चंस और आपको बताता हूं, वो नोट कर लीजिए, आपके पेपर के हिसाब से जरूरी है। यहां पर छूट गया है, या कहिए मैं वहीं पे टाइप कर देता हूं और आप वहां से समझ लीजिएगा। एक वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया,
Biographia Literaria is the literary autobiography by Coleridge. एक ये क्वेश्चन बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की है और इसी में कॉलरिज बात करते हैं फैंसी एंड इमेजिनेशन की। ये भी क्वेश्चन में आपके पेपर में आ सकता है कि फैंसी एंड इमेजिनेशन की बात कौन करता है, तो फैंसी एंड इमेजिनेशन की बात कॉलरिज करते हैं। कॉलरिज अपार्ट फ्रॉम दिस और किसकी बात करते हैं, फैंसी एंड इमेजिनेशन की, इसके बाद वो बात करते हैं इज्म प्लास्टिक, और ये इज्म प्लास्टिसिज्म जो है ये भी क्या होता है, ये भी इमेजिनेशन ही होता है। और कॉलरिज इसके अलावा जो है किस लिए जाने जाते हैं, एक क्वेश्चन अगर बनता है तो ही वॉज द मैन हु ब्रॉट जर्मन आइडियलिज्म फ्रॉम जर्मनी टू इंग्लैंड, और बाद में यही चीजें जो है अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म में भी इनकॉर्पोरेट हो गई थी, वहां पर भी जो है लागू हुई थी। जी नहीं नजमा नदीम जी, मीनाक्षी जी का उत्तर सही है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है वो 1817 में आई थी। एक क्वेश्चन यहां से और है, वो है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसका वर्क है, तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है चार्ल्स एंड मैरी लैम का। चार्ल्स एंड मैरी लैम का वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। क्लियर, तो इतना सारी चीजें यहां से इंपॉर्टेंट थी जिनकी बात आज हमने इस रोमांटिक लिटरेचर के क्लास में करा है। बहुत छोटा सा पीरियड है इसलिए समय भी कम ही लगा है, और आई हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन डिफरेंट वन डे एग्जामिनेशंस राइट फ्रॉम दिस सेक्शन। इट इज आल्सो पॉसिबल कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो लेफ्ट आउट हो गए हो, तो वंस वी कंप्लीट ऑल द रिविजन क्लासेस देन वंस अगेन वी विल डिस्कस द रियल क्वेश्चन पेपर्स, और तब वो हम उनको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अगर आज आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। जी सृष्टि प्रिल्यूड हमने वीडियो में जबरदस्त दे दिया है, और द ग्रोथ ऑफ माइंड है प्रिल्यूड, और आज आई थिंक कि आपने उसको ढंग से देख भी लिया है। जी चंचल गौतम जी क्या क्वेश्चन है, नहीं मोनिका चौधरी बिल्कुल सफिशिएंट नहीं, आप और क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करिए। अच्छा, उस वर्ड का नाम है इगोटिस्टिकल सबलाइम। ठीक है, इगोटिस्टिकल सबलाइम। ना 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 विजय लक्ष्मी जी, मैं जा नहीं रहा हूं, मैं यहीं पर हूं। कीप ऑन आस्किंग योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस। Most welcome Anjali Dabasi. If you are successful then our efforts count, and if don't then don't. Most welcome Reena. Man is a gaming animal. वाह क्या बात है। I am confusing in how many history plays Shakespeare. 15। ये उत्तर टिक कर दीजिएगा। मैंने नहीं जानता आंसर की के बारे में कुछ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट एज। थैंक यू।